स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य और सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम मेडिटॉक में। दर्शकों, स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी बातें हम हमारे इस कार्यक्रम में करते हैं। स्वस्थ और सुंदर त्वचा की चाहत हर किसी की होती है, लेकिन कभी कभी सीजनल इन्फेक्शन या किसी और कारणों की वजह से हमारे स्किन को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जकड़ लेती हैं। क्या होती हैं ये प्रॉब्लम्स और कैसे इन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाए, इसी पर आज हम हमारे इस कार्यक्रम में बात करेंगे। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत भार्गव। डॉक्टर, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, डॉक्टर पुनीत भार्गव एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एक डर्मेटोलॉजी प्रोफेसर हैं। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर पुनीत, सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि स्किन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और क्या इनके मेन रीजंस होते हैं। देखिए, ऐसा है, स्किन जो होती है ये शरीर का सबसे भारी आवरण है और ये हमारे शरीर को हर तरह की चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखता है। और इसी प्रोसेस के अंदर ये बहुत सारे केमिकल्स, टॉक्सिन्स, सूरज की किरणें और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब से कांटेक्ट में आता है। इन कारणों से काफ़ी सारे इन्फेक्शंस लगते हैं हमारे। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि सब बीमारियों के अंदर एक ट्रायड होता है। अगर हम उस ट्रायड को कंट्रोल करें तो सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक तो स्ट्रेस से बचना, टेंशन नहीं करना, क्योंकि टेंशन से इम्यूनिटी कम होती है। दूसरी, प्रॉपर डाइट लेना। स्किन भी इसमें अछूती नहीं है, इसको प्रॉपर पानी चाहिए, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी रिच डाइट चाहिए। और तीसरी, प्रॉपर एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज से, प्रॉपर एक्सरसाइज से एक तो खून का दौरा हमारा खुलता है, प्लस जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इस ट्रायड को हम कंट्रोल करते हैं तो ज़्यादातर बीमारियों से हम बच सकते हैं। नहीं डॉक्टर, स्किन डिजीज़ कितनी तरह की होती हैं? देखिए, स्किन डिजीज़ यूजुअली अगर हम कॉमन मैन की लैंग्वेज में बात करें तो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो होती है जेनेटिक, एक होती है एक्वायर्ड। जेनेटिक वो होती हैं जिसके अंदर हमारे पेरेंट्स से या हमारे शरीर में ही कोई डीएनए चेंज हो गया है और उसके कारण कोई डिजीज़ मैनिफेस्ट होती है। एक्वायर्ड वो होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया, या तो जैसे स्ट्रेस से हो गई, या अपन प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे या एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उनसे हो। प्रॉपर जब नरिशमेंट और डाइट नहीं मिल पाती है स्किन को। हाँ जी। या फिर कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर लग जाए बाहर से, तो उस कारण से हो जाए। डॉक्टर, अधिकतर देखा जाता है कि गर्मियों के सीज़न में या किसी खास सीज़न में स्किन को काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो सीजनल इन्फेक्शन क्यों होता है? देखिए, गर्मियों में क्या होता है, एक तो भारी टेम्परेचर बढ़ता है और जो हमारा जो पसीना आने की जो प्रक्रिया होती है, विच इज़ ए नॉर्मल प्रक्रिया होती है, जिसके कारण हम गर्मियों से बचते हैं, पसीना ज़्यादा बनने लग जाता है। और उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कई बार जो तेल की ग्रंथियाँ और पसीने की ग्रंथियाँ वो ब्लॉक होने लग जाती हैं। दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस। अब गर्मियों में क्या होता है, हम लोग दो तरह की बीमारियाँ ज़्यादातर देखते हैं, या तो कोई इन्फेक्शन या ये पसीने से होने वाली बीमारियाँ। तो इन्फेक्शन के अंदर देखिए, एक तो वायरल इन्फेक्शन बहुत मिल रहा है, जैसे चिकन पॉक्स है, छोटी माता जिसको हम कहते हैं, या हर्पीज जोस्टर कहते हैं, जिसमें शरीर के एक तरफ पानी भरे हुए दाने निकल जाते हैं और बहुत दर्दीले दाने होते हैं। दूसरे टाइप के इन्फेक्शन जो होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जिसमें छोटे छोटे फोड़े फुंसी से लेकर पूरे शरीर के अंदर अच्छे खासे पस भरे हुए दाने निकल आते हैं। तीसरे टाइप के इन्फेक्शंस जो गर्मियों में मिलते हैं वो होते हैं फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम दाद कॉमन लैंग्वेज के अंदर कहते हैं, वो भी पसीने से रिलेटेड होते हैं। दूसरी टाइप की जो बीमारियां होती हैं वो नॉन इन्फेक्शस होती हैं। नॉन इन्फेक्शस जो, जैसे आपको बताया, पसीना की जो ग्रंथियाँ वो ब्लॉक हो गई या तेल की ग्रंथियाँ ब्लॉक हो गई, तो एक तो मुँह से खूब निकलते हैं पिंपल्स जिसको हम कहते हैं, या जैसे गमोरियाँ जिसको हम कहते हैं, गमोरियाँ निकल आती हैं, या जैसे अपन जो कपड़े पहनते हैं, जैसे सूती कपड़ों के अलावा आर्टिफिशियल क्लोथ पहनते हैं, तो उनसे कांटेक्ट में आके होने वाली एलर्जीज या पसीने इटसेल्फ से एलर्जीज, ये सब देखने को मिलती है। तो डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि गर्मी में डिफरेंट तरह की बीमारियां हमारे स्किन को हो जाती है, तो इनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए? देखिए, ट्रीटमेंट तो खैर हम लोग करते हैं, बट इनसे बचा जा सकता है। बचा जाने में ये है कि एक तो प्रॉपर हाइजीन, हम जो स्ट्राइड की बात कर रहे हैं उस पर कंट्रोल रखें, जिससे हमारी इम्यूनिटी सही रहे। पहले तो शरीर ही स्ट्रॉन्ग रहे। दूसरा, प्रॉपर क्लीनिंग, एटलीस्ट 2 बार अगर हम नहाएं प्रॉपरली अगर साबुन
से साफ़ करें, जिसको स्क्रबिंग कहते हैं, तो क्या पोर्स जो ब्लॉक होते हैं वो ब्लॉक नहीं होंगे। पर इसमें एक बात है, जैसे कुछ इन्फेक्शंस है, जैसे दाद वाला इन्फेक्शन है, इसमें हम क्या होता है, कॉमन जो प्रॉब्लम आती है हम लोगों को, वो देखते हैं कि आदमी उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करने की कोशिश करता है, वहाँ पे साबुन नुकसान करती है। कई इन्फेक्शंस में क्योंकि साबुन केमिकल होती है ना, इसको बढ़ा देती है। इसी तरह अगर जैसे पसीने से कोई एलर्जी हो रही है, तो उस एलर्जी के अंदर भी साबुन, क्योंकि वो केमिकल होता है, वो उस स्टेज को बढ़ा देता है, तो वहाँ साबुन का प्रयोग कम करना चाहिए। अच्छा, जैसे गमोरियाँ हो जाए, तो जैसे घर के अंदर अपने कैलामीन लोशन अवेलेबल है, लैक्टो कैलामीन लोशन है, उसको फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा उस पर लगाएं तो आराम मिल जाता है। डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है गर्मी के मौसम में स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल स्किन की पूरा कलर रेड हो जाता है, तो ये किस रीज़न से होता है? देखिए, एक तो अभी अपन ने डिस्कस किया वही रीज़न है जो गमोरियों वाला रीज़न है। इसके अंदर सिंपल सी बात यह है कि जो तेल की और जो पसीने की ग्रंथियाँ वो ब्लॉक हो जाती हैं। वो इसलिए होती हैं कि पसीना तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और उस रेट से नहीं निकल पाता, तो पोर्स ही ब्लॉक हो जाता है। तो उसके अंदर अपन ने डिस्कस कर ही लिया है कि जैसे बर्फ़ का सेक करें, कैलामीन लोशन ठंडा ठंडा लगाएं, उससे आराम मिलता है। दूसरा जो प्रॉब्लम हमें आती है वो होती है आर्टिक एरिया की, जिसको हम दाफड़ कहते हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं। दाफड़ भी क्या होता है, गर्मियों में काफ़ी कॉमन है। कुछ तो इन्फेक्शन से होते हैं, कुछ इस गर्मी से, पसीने से इटसेल्फ से, क्योंकि पसीने में क्या होता है, नमक होता है, लैक्टेट होता है, ये खुद ही इरिटेंट होता है, तो ये भी हमारे शरीर के अंदर एलर्जीज कर देते हैं, उससे भी हो जाते हैं। प्लस तीसरी चीज़ है जो कपड़े होते हैं। आजकल सूती कपड़े जो हैं सबसे बढ़िया हैं, पर सूती के अलावा जितने कपड़े होते हैं वो, क्योंकि वो बॉडी के लिए तो एक आर्टिफिशियल चीज़ ही है। तीसरी चीज़ जो होती है कि जो कपड़े होते हैं उसके अंदर कई बार कच्चे कलर होते हैं, तो वो कच्चे कलर भी पसीने में घुल जाते हैं गर्मियों में, तो वो नुकसान पहुँचाते हैं और एलर्जीज करते हैं। जी डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया, अब हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि स्किन एलर्जी क्या होती है, किस तरह से होती है? देखिए, जो मैंने आपको बताया, स्किन हमारी भारी लेयर है और ये कॉन्टैक्ट में आती है, तो इसके अंदर एलर्जीज होती हैं। हमारी स्किन के अंदर एक कोशिका होती है जिसको लैंगरहैंस सेल कहते हैं। कोई भी फॉरेन एंटीजन जो हमारे शरीर की बाहर की चीज़ है, चाहे जैसे डस्ट हो, चाहे वो कोई प्लांट का पार्ट हो, या कोई जैसे कपड़ा हो जो बॉडी ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल है, जब भी वो कांटेक्ट में आता है तो लैंगरहैंस सेल एक्टिवेट होती हैं। और ये क्या करती हैं, अंदर एक हमारे सेल होती है इओसिनोफिल, उसको बनाती हैं, और ये सेल अल्टीमेटली जाके हमारे शरीर के अंदर एक तो ब्लड सप्लाई बढ़ा देती है चमड़ी की, और कुछ मीडिएटर्स रिलीज़ करती है, जैसे खुजली चलने लग जाती है, दाने होने लग जाते हैं, पानी भरे हुए दाने हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम एलर्जी कहते हैं कि एलर्जी हो गई है। डॉक्टर, स्किन एलर्जी किन किन कारणों से होती है? स्किन एलर्जी बहुत सारे कारणों से होती है। कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर को आर्टिफिशियल लगती है वो हमारे एलर्जी कर सकती है। ये हो सकती है या तो हमारे बाहर से कांटेक्ट में आ रही हो, या ये अंदर से आ रही हो। तो इसको हम लोग दो में क्लासीफाई करते हैं, एक तो एक्सोजेनस एलर्जीज़, एक एंडोजेनस एलर्जीज़। एक्सोजेनस के अंदर जैसे अब आप कॉमनली पूछ रहे हैं, तो हमारे जो कांटेक्ट में आते हैं उसमें एक तो देखिए डस्ट एलर्जी बहुत कॉमनली होती है। दूसरी हमारे यहाँ कॉमन होती है वूल एलर्जी, मतलब गर्म कपड़ों से, ये सर्दियों के अंदर होती है। तीसरी होती है लाख से एलर्जी। चौथी होती है निकल से एलर्जी। कोई भी जो अपन जो ज्वेलरी पहनते हैं, मेटल का जो चाहे वो 22 कैरेट गोल्ड भी हो, उसमें 9% निकल होता है। निकल बहुत कॉमन एलर्जन है। तो जहाँ कान में पहना, कान में एलर्जी हो गई। घड़ी पहनी तो घड़ी का जहाँ पे वो डायल होता है वहाँ पे वहाँ दाने हो जाते हैं, खुजली चलने लगती है, पानी निकलने लग जाता है। इसके अलावा एक जो कॉमन एलर्जी हमारे यहाँ आती है, जो ग्रामीण लोग लेके आते हैं, वो है पार्थीनियम की या कांग्रेस ग्रास की एलर्जी। ये बहुत तेज़ एलर्जी होती है, पूरे बॉडी के अंदर इसके अंदर रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल दाने निकल आते हैं, खुजली चलती है, पानी निकलने लग जाता है। ये एक छोटे से पौधे से होती है जिसके छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल होते हैं और झाड़ियों की तरह वो खूब उगता है। अच्छा, दूसरी तरफ की एलर्जी होती है जो होती है एंडोजेनस एलर्जी। ये होती है कुछ इंजेक्शन से या इनहेलेशन से। तो इसके अंदर सबसे कॉमन होती है फूड एलर्जीज़, हम जो खाते पीते हैं उन चीज़ों से एलर्जी। तो जैसे हमारे दाफड़ की प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि कॉमन फूड स्टफ जैसे बेसन है, दही है, आलू है, चावल है, टमाटर है, पनीर है, नट्स है, नट्स जैसे अपन
काजू हैं, बादाम है, ये चीज़ें खाते हैं, ये बहुत कॉमनली एलर्जी करते हैं। इसके अलावा नॉनवेज फूड बहुत कॉमनली, अंडा खूब कॉमनली एलर्जी करता है। डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि स्किन एलर्जी 2 तरह की होती है, तो हमारे दर्शक अब आपसे जानना चाहेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के बाद क्या ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है या फिर ये सीजनली रिएक्ट करती हैं? देखिए, एलर्जी का एक कार्डिनल रूल होता है, जिस चीज़ से एलर्जी उससे बचा जाए। ये वैसा ही है जैसे अगर हम आग के अंदर हाथ डालेंगे तो जलेगा, और हमें उससे बचना ही पड़ेगा। हम लोग ये कोशिश करते हैं, आजकल इसके टेस्ट अवेलेबल हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि पता करके बता दें कि किस चीज़ से एलर्जी है। अगर पेशेंट उससे बच लेता है तो वो उससे क्योर हो सकता है। जी डॉक्टर, बिल्कुल। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है तो उस चीज़ से परहेज़ किया जाए। धन्यवाद डॉक्टर ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन फिलहाल हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं स्किन प्रॉब्लम्स और उनसे जुड़े ट्रीटमेंट के बारे में, और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत भार्गव, जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज में डर्मेटोलॉजी प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो उससे परहेज़ करे, तो यहाँ हमारे दर्शक आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि कॉमनली स्किन प्रॉब्लम्स में देखा जाता है कि एक सफ़ेद दाग हो जाता है और धीरे धीरे वो स्पॉट बढ़ता जाता है, तो क्या उसके रीजंस होते हैं, क्यों होता है ये? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी सफ़ेद दाग हैं वो विटलिगो नहीं होते। विटलिगो जो है वो हम कॉमन टर्म यूज़ करते हैं सफ़ेद दाग के लिए। इसमें क्या होता है, जो रंग देने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम मेलेनोसाइट्स कहते हैं, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती हैं, तो ये पूरी तरह सफ़ेद दिखता है। बाकी जितने भी दाग हम देखते हैं शरीर के ऊपर, उसमें पूरी तरह रंग नहीं बदला हुआ होता है। तो जो कॉमन कंडीशंस हैं सफ़ेद दाग से जो कंफ्यूज होती हैं, उसमें एक तो हम लोग कॉमनली देखते हैं कि चेहरे पर बच्चों के या बड़ों के छोटे छोटे सफ़ेद से निशान हो जाते हैं, जिसके लिए बहुत परेशान होकर आ जाते हैं। लेकिन देखिए, वो होता है या तो विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम की कमी से, या जिन लोगों के एलर्जी की टेंडेंसी होती है, जिनको हम अटोपिक्स कहते हैं, उन लोगों के अंदर से एलर्जी की टेंडेंसी होती है, उनके हो जाते हैं। कुछ सफ़ेद निशान होते हैं जो बचपन से ही होते हैं या बचपन के बाद होते हैं, उनमें भी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण होता है वो है सफ़ेद दाग, या जिसको हम विटलिगो कहते हैं। विटलिगो जो होता है ये एक ऑटो इम्यून प्रोसेस है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही रंग देने वाली कोशिकाओं को मारने लगी है। अब ये क्यों हो रहा है इन दिनों, इसके पीछे भी वही रीज़न है, हमारी बदली हुई लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, और जितना केमिकल, टॉक्सिन, पोल्यूशन, हर चीज़ में जो मिलावट आ रही है, उसके कारण ये चीज़ें ज़्यादा होने लग जाए। डॉक्टर, आपने बताया कि विटलिगो के बारे में, कैसे होता है और क्या इसके मेन रीजंस होते हैं। यहाँ स्किन प्रॉब्लम में एक और मेन प्रॉब्लम देखी जाती है पिंपल्स की या मुहासों की, तो इसके क्या कारण होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को परेशान करती है? देखिए, पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है वो आजकल बहुत देखने को मिल रही है, और ये टीनेजर्स में मिलती है। एक तो क्या होता है, जब भी ये हार्मोनल चेंजेस शुरू होते हैं, थोड़ा सा टीनेजर्स का जो मेंटल जो बैलेंस होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है उस समय, तो परेशानियां थोड़ी सी भी आई तो झेलने की हालत में नहीं होता है। पिंपल्स का मेन कारण होता है वही हार्मोनल चेंज। तो क्या होता है, जनरली लड़कियों में, लड़कों में, दोनों में होता है। लड़कों के अंदर क्या होता है, एक मेल हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये जो होता है ये तेल की ग्रंथियों पे काम करने लग जाता है और तेल ज़्यादा बनता है, और उस जो तेल की ग्रंथियों में तेल बन रहा है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उससे दाने निकल आते हैं। जनरली जहाँ पे तेल की ग्रंथियाँ ज़्यादा हैं, जैसे चेहरा है या पीठ है या अपनी चेस्ट है या अपने जो अपर आर्म्स हैं, इन जगहों पे पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, देखिए स्ट्रेस से प्रेसिपिटेट होते हैं। अब बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, आप ये कॉमनली क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेस तो कुछ है ही नहीं बच्चों में। इन लोगों की पढ़ाई की और परफॉर्मेंस की स्ट्रेस होती है, उसके कारण ये प्रेसिपिटेट होते हैं। फिर अगेन आजकल मैंने देखा है जो जनरेशन है इनमें एक्सरसाइज का टेंडेंसी कम है,
तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसके कारण भी पिंपल्स ज़्यादा प्रेसिपिटेट होते हैं। और चौथी चीज़ है कि जो खाना पीना है वो भी वही तेल वाला, तली चिकनी चीज़ें खाना है, फास्ट फूड्स है। तो उससे क्या हो रहा है कि जितना ये चीज़ खाई जा रही है सब अल्टीमेटली ऑयल में कन्वर्ट होता है, तो वो ज़्यादा होता है। डॉक्टर, इससे ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इसका? किसी इंसान को होता है बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम परेशान करती है, तो किस तरह से इसको क्योर किया जाए? देखिए ऐसा है कि देखिए पिंपल्स यूजुअली 25 साल तक रहते हैं, तो सबसे पहला काम तो हमारा प्रॉपर काउंसलिंग का होता है, उसको समझाया जाए कि इट्स ए नॉर्मल थिंग। फिर क्या होता है, अगर ऊपर से अगर इन्फेक्शन हो, उसमें पस पड़ी हुई हो, तो फिर हम लोग उसको एंटीबायोटिक दे के कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कई सारी मेडिसिन्स हैं जो ऊपर से जो स्किन है उसमें जो पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं उनको खोल देती है, जिसमें रेटिनोइक एसिड एक सॉल्ट होता है, वो प्रमुख है, वो दिया जाता है। खाने में भी कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं, प्लस उनको हम लोग यही बताते हैं कि एक तो रूटीन में एक्सरसाइज की जाए, दूसरा अपना ये जो लाइफस्टाइल है, फूड जो खाया जा रहा है, क्योंकि अगर ऑयली फूड खाते रहेंगे तो फिर वो सब ऑयल में कन्वर्ट होगा। पाथवे वही है, ऑयल को पाथवे को ही हमको चेक करना है, तो उसको हम लोग उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। एक रीसेंट स्टडी और आजकल आई है, वो ये कहती है कि जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हैं इससे भी एक्ने बढ़ रही है। उसके पीछे वही रीज़न ये देते हैं कि चाहे वो गाय का दूध हो चाहे भैंस का दूध हो, इनके अंदर कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जिनको प्रेग्निडायोन या एंड्रोस्टिनिडायोन इन लोगों ने नाम दिया है, वो ट्रांसमिट होते हैं और वो एक्ने को बढ़ाते हैं। तो जिसके अंदर हमें लगता है कि ये भी सस्पिशन में, उसमें हम लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट भी कुछ हद तक बंद करने को कहते हैं। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि पूरी तरह से अपनी डाइट पे कंट्रोल किया जाए, मेडिसिन प्रॉपर ली जाए और स्किन की सफाई पे ध्यान दिया जाए। जी डॉक्टर, हमारे दर्शक एक और बात जानना चाहेंगे। अधिकतर प्रेगनेंसी के बाद देखा जाता है फीमेल्स में उनके फेस पे झाइयाँ, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, उसके क्या कारण होते हैं? देखिए झाइयाँ जो होती हैं ये बेसिकली हार्मोनल प्रॉब्लम है। फीमेल्स में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक तो होता है ईस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ये नॉर्मल एक साइकिल के अंदर बनते रहते हैं, और जब पीरियड्स आते हैं, जब प्रोजेस्टेरोन पीक पे पहुंच जाता है, तो अब ये देखा जाता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरोन जो लेट प्रेगनेंसीज होती हैं 5th, 6th, 7th, 8th मंथ में जो होती है, उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन सबसे पीक पे होता है, और ये प्रोजेस्टेरोन ही वैसा हार्मोन है जिसके कारण झाइयाँ होती हैं। ठीक है, इसके अलावा झाइयाँ ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में एक आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन है वो फीटस ले जाता है, वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तीसरा स्ट्रेस, और चौथा जो कॉज होता है जिसका मेलास्मा या जिसको अपन झाइयाँ कहते हैं, वो है यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आप देखिए सबसे ज़्यादा तो सन में होती है। सेकेंड सोर्स इसकी है कुकिंग गैस की लौ। तो क्या होता है, जो भी लेडीज़ हमारे पास आती हैं, हम तो सन में जाते ही नहीं, हम तो घर में रहते हैं, बट कुकिंग से वो बच नहीं सकते, मेल्स बच जाते हैं हर हालत के अंदर। तीसरी सोर्स है कंप्यूटर्स। तो ये तीन मेजर सोर्सेज जो हैं ये झाइयाँ को प्रमोट करती रहती हैं। तो डॉक्टर, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? कोई खास तरह का ट्रीटमेंट या किसी खास तरह की मेडिसिन? देखिए इसमें हम लोग ये करते हैं, एक तो सन जो है उसका प्रोटेक्शन, उसमें सनस्क्रीन लगाने को देते हैं, बट सनस्क्रीन के बारे में एक चीज़ है कि इसको हर 2-3 घंटे में लगाना चाहिए, वो पॉसिबल होता नहीं। तो अपने सेटअप में क्या होता है, जो फिज़िकल प्रोटेक्शन है वो सबसे अच्छा है। तो उसके लिए ये है कि देखिए कपड़ा बांध के निकलिए, कैप बहुत अच्छा सोल्यूशन है, एक अच्छी सी कैप लगा के अगर अपन निकलें। दूसरा जो होता है, अगर लेडीज़ कुकिंग करती हैं तो कुकिंग से पहले सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। कंप्यूटर्स के ऊपर आजकल यूवी प्रोटेक्टिव स्क्रीन्स आते हैं, वो लगा के काम किया जा सकता है। स्ट्रेस से अगेन बचना है। आयरन के लिए हरी सब्जियां सबसे अच्छी हैं, हरी सब्जियां रिचेस्ट सोर्स हैं, फ्रूट्स ये ज़्यादा लिए जाएं, और प्रॉपर एक्सरसाइज की जाए तो कुछ हद तक ठीक हो सकता है। बाकी दवाइयाँ हैं इसमें, लेकिन दवाइयों में देखिए एक प्रॉब्लम है, जितनी भी हमारी दवाइयाँ हैं इनमें ब्लीच होता है, तो वो अल्टीमेटली नुकसान करती हैं। तो जितना कम प्रयोग करें उतना बढ़िया। खुद अपने आप जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। जी डॉक्टर, अब बात करते हैं हेयर लॉस के बारे में। ये आजकल लोगों में बहुत देखा जा रहा है, क्या इसके रीजंस होते हैं? हेयर लॉस देखिए दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हार्मोनल, एक नॉन हार्मोनल। ठीक है, ये फीमेल्स मेल्स दोनों के अंदर देखने को मिलता है, हार्मोनल भी और नॉन हार्मोनल भी। अच्छा, कॉज दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। हार्मोनल पैटर्न जो होता है ये डिफ़िकल्ट होता है ट्रीटमेंट के हिसाब से।
मेल्स के अंदर देखिए क्या होता है, पहले हार्मोनल पैटर्न 30-40 की उम्र के अंदर, 40 की उम्र में शुरू होता था। आजकल ये टीनेजर्स में देखने को मिल रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है, आगे से बाल रिसीड होने लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हेयरलाइन इज रिसीडिंग, वो पीछे जाने लग जाती है। फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि हार्मोनल जो पैटर्न होता है 2 कंडीशन में कॉमनली मिलता है, या तो थायराइड की डिजीज़ हो जिसको हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन का फंक्शन कम हो जाता है। दूसरा एक कंडीशन होती है पीसीओडी, जो आजकल 20 से 30% महिलाओं में मिल रही है। उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली कुछ हार्मोन्स बनते हैं जो अपने एब्डोमेन का, मतलब पेट नीचे वाले निचले हिस्से का फैट बढ़ाते हैं, हिप्स का फैट बढ़ाते हैं, वहाँ से कुछ हार्मोन्स बनते हैं जिससे बाल उड़ने लग जाते हैं। ये जो बाल उड़ते हैं बड़े टिपिकल पैटर्न में होते हैं। वो लेडी या लड़की अगर शीशे में जाके देखे तो ऐसा लगता है जहाँ से भी उसने मांग सेपरेट की वहाँ से लगती है कि चौड़ी हो गई मांग। ये टिपिकल हार्मोनल पैटर्न है। अब इन दोनों के लिए बेसिकली जो फीमेल्स में जो ट्रीटमेंट हमको करना पड़ता है, देखिए इसमें सिंपल सी चीज़ है, मैं ट्रीटमेंट पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर इसमें कंट्रोल करना है, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादातर पेशेंट आ नहीं पाते, तो ये हार्मोन बन रहे हैं लोअर एब्डोमिनल फैट या हिप्स के फैट पे। इसका मेन ट्रीटमेंट है, अगर हम लग के उसको कम कर लें तो उस साइकिल को हम ब्रेक कर सकते हैं। मेल्स में ऐसा है कि 30-35 साल तक हेयर ग्रोथ हो सकती है, जब तक हमारे पास मिनॉक्सिडिल नाम की एक दवाई है जो हम देते हैं, उससे ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। अब आता है नॉन हार्मोनल पैटर्न। नॉन हार्मोनल देखिए हमारे जो कॉमनली है वो एक तो स्ट्रेस से हो रहा है। स्ट्रेस के कारण क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है बालों की वो कम हो जाती है। दूसरा होता है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन से। बाल जो होते हैं ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको प्रोटीन चाहिए। अब हमारी वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन्स बहुत कम मिलते हैं। एक दाल ही ऐसी चीज़ है जो प्रोटीन देती है, और आजकल के बच्चों में मैंने देखा है कि दाल खाने की टेंडेंसी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती जा रही है। तो ये एक कॉज है। तो बच्चों में भी आजकल हेयर लॉस मिलने लगा है। छोटे छोटे बच्चों को माँ लेके आती हैं कि साहब इसके बाल झड़ना, क्या किया जाए। 2, तीसरा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से, दूध, इससे मिल सकते हैं प्रोटीन। तो ये हम लोग अपने बच्चों को आदत डालें, कम से कम 2-3 गिलास दूध तो रेगुलरली लेना ही है। तीसरा जो पैटर्न हमें मिलता है वो अगेन लैक ऑफ एक्सरसाइज से है। लैक ऑफ एक्सरसाइज से भी वही कारण है कि ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड रहती है और स्ट्रेस का लेवल जो है वो हावी हो जाता है, उससे भी होता है। चौथा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वो है पानी की। हमारे यहाँ क्या है, वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है, डीप होता जा रहा है। उसके कारण क्या होता है कि सॉल्ट्स काफ़ी आ रहा है। ये जो सॉल्ट्स हैं ये हेयर लॉस करते हैं, तो इसका हेयर लॉस होता है और इसको रोकना नामुमकिन है। इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आरओ सिस्टम तो होना ही चाहिए घर के अंदर, तो ही हाँ, उससे क्या सॉल्ट्स निकल जाते हैं। डॉक्टर यहाँ पे अपनी बात की हेयर ट्रांसप्लांट की, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन और क्या इसका प्रोसेस होता है। देखिए मैं शॉर्ट में समझा सकता हूँ। ये हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या जो हम हार्मोनल पैटर्न है इसके लिए किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि जो भी बाल उड़ते हैं किसी मेल के, वो एक चांद की तरह उड़ते हैं, बीच से जाते हैं, साइड वाले हेयर्स नहीं जाते, जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल हेयर्स। टेम्पोरल हेयर्स में रिसेप्टर नहीं होते टेस्टोस्टेरोन के, जो मेल हार्मोन्स हैं, तो इस कारण वो उड़ते नहीं हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में क्या किया जाता है, एक बाल को वहाँ से लिया जाता है टेम्पोरल रीजन से, और उनको बीच वाले सारे एरिया में रौप दिया जाता है, जैसे हम घास उगाते हैं। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि उनमें रिसेप्टर ही नहीं है टेस्टोस्टेरोन के, तो टेस्टोस्टेरोन उन पे काम नहीं कर पाता, तो वो उड़ते नहीं हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। बट इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें सारे सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। डे प्रोसीजर है, 10-12 घंटे का प्रोसीजर है। इट इज़ अ टीडियस प्रोसीजर एंड ऑल्सो इट इज़ कॉस्टली। धन्यवाद डॉक्टर, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारे दर्शकों को स्किन और हेयर से जुड़ी प्रॉब्लम्स और उनसे जुड़े समाधानों के बारे में जानकारी दी। तो दर्शकों, बात सिर्फ इतनी सी है, सुंदर और स्वस्थ त्वचा और सुंदर बाल अगर आप चाहते हैं तो अपनी डाइट पे कंट्रोल कीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर प्रोटीन लीजिए और फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए। अगले एपिसोड में किसी और समस्या और उससे जुड़े समाधानों के साथ फिर आप सबसे होगी मुलाकात। तब तक नीलम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।